जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWM में एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए जी के जीएस का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। थर्ड PYQ क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटली 2024 के अकॉर्डिंग पेपर ये पूरा रहने वाला है। तो अगर आप एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर करें, जिससे आपका स्कोर बूस्टअप होगा और आपको क्वेश्चन पता चलेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारे एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए टॉप 20 क्वेश्चन जीके के रहने वाले हैं। आई होप आप इंजॉय करेंगे इस सेशन को पूरा जरूर देखें। और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जीवांत नृत्य रूप, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यांतरिक संवादों के साथ गति पकड़ता है। मटकी, गणगौर, राई, स्वांग। तो जो बुंदेलखंड का है वो एक जीवांत नृत्य क्या है, वो है आपका राई। राई जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र का एक जीवांत नृत्य है और इसके साथ साथ क्या होता है, मृदंग की थाप शुरू होती है और धीरे धीरे गद्य और काव्यांत संबंधों के साथ गति ये पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे साक्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना दो, और एक और दो दोनों। तो कौन सा है। तो अगर हम बात करें इसकी, जो दोनों है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों सही हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में दोनों कथन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से ही जाना जाता है, इनका असली नाम क्या था, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, ये भी एकदम करेक्ट है। और दूसरा, गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंध रखते थे जिसे साक्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, यानी साक वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दोनों ठीक है। अच्छा, ये जो क्षेत्र था वो कहाँ, किसका हिस्सा था, तो ये नेपाल में था। कहाँ पे था, नेपाल में। नेपाल में। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, एक छोटे गढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हुआ था। नेपाल का एक हिस्सा है, वहां पे इनका जन्म बंसगढ़ में, उस क्षेत्र में हुआ था, जब हम नेपाल, जो अभी फिलहाल में नेपाल का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के फिलिंदीब्लेस नवंबर 2023 तक यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव थे। कमला हैरिस, अक्षता मूर्ति, ऋषि सुनक, सुएला बेवरमैन। तो कौन थे। जो भारतीय मूल के नवंबर 2023 तक यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव कौन थे, तो ये थे सुएला ब्रेवरमैन। कौन थे, सुएला बेवरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय। तो ये किसने की हुई है पहल, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसने किया हुआ है, तो ये किया हुआ है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। किस क्षेत्र ने किया हुआ है, किस मंत्रालय ने किया हुआ है, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। 1911 में, 1921 में, 1941 में, 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था महात्मा गांधी और भारत के एक वायसराय थे लॉर्ड इरविन। किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी के बीच में और इरविन के बीच में। किस किस के बीच में, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1931 को हुआ था। अच्छा, ये हुआ किस वजह से थे, तो हुआ इसलिए था कि जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, नमक विरोध के वगैरह, 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसके बाद वगैरह समझौता हुआ होगा, क्योंकि 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिएंडर पेस जुड़े हैं, किससे जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से, क्रिकेट से, या गोल्फ से। तो लिएंडर पेस जो है
वो किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो लिएंडर पेस जो है वो लॉन टेनिस से संबंध रखते हैं। लिएंडर पेस जो है वो किससे संबंध रखते हैं? लॉन टेनिस से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? शहनाई से, तबला से, सारंगी से, बांसुरी से। उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? उस्ताद बिंदा खान जो हैं वो सारंगी से जुड़े हुए हैं। उस्ताद बिंदा खान किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। उस्ताद बिंदा खान एक प्रसिद्ध सारंगी वादक भी हैं। उन्होंने भारतीय संगीत में बहुत ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। तो उस्ताद बिंदा खान जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? यू ललित को, रंजन गोगोई को, एन बी रमन को, शरद अरविंद बोबडे को। तो किसे किया गया? अगस्त 2023 में भारत के जो एक सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल थे वो एन बी रमन को, किसको किया गया? एन बी रमन को किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो जो भारत है वो कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 6 के साथ, 4 के साथ, 8 के साथ या 2 के साथ? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? इसका आंसर आपको बताना है। ऐसे कितने देश हैं जिसके साथ भारत की समुद्री सीमा मिलती है? 6, 4, 8, 2। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 है, पर वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो है इसका श्रीलंका, एक तो कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है उसके साथ सीमा साझा करता है। और एक है आपका मालदीव। क्या है? मालदीव। एक है श्रीलंका, एक है मालदीव। तो ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनके साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन सा हो गया? एक हो गया तुम्हारा श्रीलंका और एक हो गया तुम्हारा मालदीव। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? कायरा मिस्र में, म्यूनिख जर्मनी में, नई दिल्ली भारत में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ महासंघ विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था काहिर मिस्र में। कहाँ पे किया गया था? ये काहिर मिस्र में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022। हरित क्रांति ने भारत की निम्नलिखित आयातों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? पेट्रोलियम में, अनाज में, वस्त्र में या मशीनरी में? तो हरित क्रांति में भारत ने निम्नलिखित आयातों पर निर्भरता कम करने की भूमिका निभाई है। वो कौन सा है? वो है अनाज। हरित क्रांति में जो आयात पर निर्भर कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई हुई है? अनाज ने निभाई हुई है। अनाज में जैसे तुम्हारे कोई भी खाद्यान्न हो सकते हैं, गेहूं, चावल उत्पादन, सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? ये अनाज में आ जाएंगी। अच्छा, हरित क्रांति कब शुरुआत हुई थी? तो हरित क्रांति कब शुरुआत हुई थी? 1960 के दशक से शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति कब से शुरुआत हुई थी? 1960 के दशक से शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। तो इसका राइट आंसर था अनाज। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा भारतीय राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुसज्जित हाथियों का प्रदर्शन शामिल होता है। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो कहाँ पे होता है? तो मैसूर दशहरा जो है वो आपके कर्नाटक क्षेत्र में मनाया जाता है, जो भारतीय राज्य का एक भव्य उत्सव है जिसमें जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुसज्जित हाथियों का प्रदर्शन भी शामिल रहता है। यह उत्सव कितने दिन चलता है? यह उत्सव टोटल 10 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? टोटल 10 दिन चलता है और ये कर्नाटक में मनाया जाता है और ये विजयदशमी के दिन जाकर समाप्त होता है। ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? सेंटीमीटर में, ओम में, डेसिबल में, हर्ट्ज में? तो जो ध्वनि है वो किस में नापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल है। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल, जिसको हम लिखते हैं डीबी, डेसिबल। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए? तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी? भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? तीसरी में, चौथी में, पहली में या दूसरी में? तो अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देश के आईआईटी 5 स्थापित की गए थे। वो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें
देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। भारत की निम्नलिखित में से 5 जो आईआईटी स्थापित किए गए वो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें अगर हम आईआईटी की बात करें तो सबसे पहला कौन सा था, वो था आपका खड़गपुर। कौन सा था? खड़गपुर। खड़गपुर जो था वो सबसे पहला आईआईटी था जिसे 1951 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1951 में। इसके बाद कौन कौन से थे? इसके बाद मुंबई था, मुंबई, फिर चेन्नई, चेन्नई था। उसके बाद कौन सा था? कानपुर और दिल्ली, कानपुर था, और उसके बाद दिल्ली था। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यह्रास को स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के दौरान टूट फूट के कारण होने वाली मूल्य हानि कहा जाता है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक होने वाली क्षति को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक और ना दो, केवल दो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दोनों कथन जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं, 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। मेजबान राज्य के कितने शहर राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करेंगे? जो मेजबान राज्य हैं वो कितने शहर राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करेंगे? 8 की, 2 की, 5 की या 10 की? तो मेजबान शहर 2023 में कितने शहरों की मेजबानी करेंगे? तो इसका राइट आंसर है 5 शहरों की करेंगे। मेजबान राज्य जो हैं वो राष्ट्रीय खेल 2023 में 5 शहरों की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान कई तरीकों से सरकार की शक्ति की सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका कुछ फिलिंदिब्लेंस निर्देशित करता है जो हम सभी नागरिक के पास है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को कभी नहीं दी जा सकती। वो कौन है? मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, या आर्थिक कर्तव्य, या मौलिक कर्तव्य। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे मौलिक अधिकार, जिन्हें हम सभी नागरिकों के पास होते हैं और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। नहीं, जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको ऊपर कोई भी उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। कौन कौन से 6 होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। एक तो होता है आपका समानता का, एक होता है समानता का, एक होता है स्वतंत्रता का, एक होता है शोषण के विरुद्ध, एक धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध, सांस्कृतिक और संवैधानिक। टोटल आपके 6 होते हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक और सांस्कृतिक और संवैधानिक। ये टोटल होते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10 से बराबर हो तो खिलाड़ी को खेल जीतने के लिए अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। 2, 3, 1, 4। अगर 10 बराबर होंगे तो खिलाड़ी को जीतने के लिए कम से कम 2 अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। कितने अंक की बढ़त के लिए? 2 अंक की बढ़त के लिए। जब आपका 10 बराबर हो जाए तो कम से कम 2 अंक ज़्यादा मिलने की बढ़त का प्रयास उसे करना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो किस में थी? मिजोरम में, केरल में, त्रिपुरा में या लक्षद्वीप में? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अगर हम भारत की जनगणना 2011 की बात करें तो सबसे अधिक प्रदेश पुरुष साक्षरता दर किस में थी? केरल में थी। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे थी? केरल में थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पे थी भाई? केरल में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को विस्तार दिया, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन जाएंगे। 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 1 वर्ष। तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे जो एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हम लोगों ने पूरे किए हुए हैं। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।